प्रणाम सर। सर कल बात कर रहे थे कहाँ गए मोरे उगना रे, उसी के आगे सर आज बात करेंगे। जी सर। संजय उपाध्याय सर। अपना कहानी तो मैंने कल संक्षेप में बताई, और इस तरह से नाटक का जो मंचन था, प्रदर्शन था, इसको हमने 3 सूत्रधार मुख्य रूप से हमने बनाए थे। जो मिथिलांचल के जो 3 महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी, उसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु जी कहानीकार, उपन्यासकार, गल्पकार, और उसके बाद राजकमल चौधरी। तो इन तीनों को हमने सूत्रधार बनाया, क्योंकि इन तीनों ने ही विद्यापति के ऊपर काफ़ी काम किया था और विद्यापति इनके फेवरेट थे। तीनों मिथिलांचल के ही हैं। तो ये 3 लोगों के दृष्टि से विद्यापति नाटक, उगना नाटक जो है उसको देखा गया है। मतलब इन 3 राइटर्स की दृष्टि से उसका ये हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। तो अगर बाबा नागार्जुन एक तरफ विद्यापति को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव तरीके से देख रहे थे, एक श्रृंगार के कवि, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी था, उसके साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि उनको जैसे उन्होंने पद्मश्री की रानी जो भी थी, तो उनको सती होने से वर्जा था, यानी कि सती प्रथा को भी उन्होंने विरोध किया था। तो एक तरह से वो समाज सुधारक के रूप में भी विद्यापति को उस एंगल से बाबा नागार्जुन देख रहे थे। वही राजकमल चौधरी जो है, तो उनको रोमांस और प्यार और इस तरह के जो चीज़ें हैं उसकी तरफ उनको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि रोमांटिक कवि के रूप में राजा रानी लक्ष्मण और विद्यापति जो 12 साल तक भटकते रहे शिव की तलाश में, उसमें उन दोनों के बीच के कुछ ऐसे भी क्षण आए रानी लक्ष्मण जो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि वो रोमांटिक क्षण थे। उन क्षणों को अपने तरीके से देख रहे थे राजकमल चौधरी। तो फणीश्वरनाथ रेणु उनको लोक कवि के रूप में उनको ये करने की, आंचलिक जो उपन्यासकार के रूप में जिस तरह से उनको जाना जाता है, आंचलिकता पर ज़्यादा काम है उनका, उसी तरह से विद्यापति को भी मैथिली के मतलब आंचलिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। तो तीनों ने मिलकर इस प्ले को अलग अलग रंग उपस्थित हमने करने की कोशिश की, और उसी में उगना की यात्रा पूरी, इनकी तलाश, शिव सिंह की तलाश, विद्यापति, उगना की तलाश, और अंत तक ये तीनों कवियों की अपनी यात्रा विद्यापति के साथ साथ ये तीनों के बीच का नोक झोंक आपस में, तीनों मिलकर एक दूसरे को डिबेट करने के, नहीं आप विद्यापति को ऐसा क्यों सोचते हैं, विद्यापति ऐसा क्यों, एक डिबेट भी खड़ा कर रहे थे। और इस तरह से एक पूरा विद्यापति वाङ्मय जो है वो प्रस्तुत किया गया था, और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल था। तीनों कवियों की कविताएं भी थी उसमें। तो विद्यापति की कविताओं के अलावा फणीश्वरनाथ रेणु का जो महुआ घटवारिन की गाथा है, तो महुआ घटवारिन को भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। सर महुआ घटवारिन की क्या कथा थी? महुआ घटवारिन आप तीसरी कसम पढ़ेंगे ना उनकी कहानी। अच्छा। उसमें या फिल्म भी जो देखी होगी आपने, जो महुआ घटवारिन की कथा कहता चलता है हीरामन जी, हीराबाई को सुनाता है, तो उसको भी हमने इसमें प्रयोग किया है। बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएँ हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। राजकमल चौधरी की कुछ कविताएँ हैं, उसको भी हमने इस्तेमाल किया। और विद्यापति का तो था ही, उन्हीं के ऊपर केंद्रित है। तो विद्यापति, और उसके बाद जब तुगलक के दरबार में पहुंचते हैं विद्यापति, तो वहाँ अमीर खुसरो की रचना को सुनाते हैं जी, क्योंकि अमीर खुसरो से बहुत प्रभावित थे।
अमीर खुसरो की रचना को सुनाकर इतना प्रभावित किया तुगलक की राजा शिव सिंह को वहाँ से छुड़ा कर ले आए जी वापस। तो इस तरह से एक बड़ा ही मल्टी कलर्ड ये प्रोडक्शन तैयार हुआ जी और लोगों ने इसको बहुत सराहा। इसमें लाइटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट था। जी तो अपने दिल्ली से अवतार साहनी को बुलाया, जी तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको मिला है लाइटिंग के क्षेत्र में। जी उन्होंने बहुत ही सीमित संसाधन में ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया मंच पर, अलग अलग कभी विद्यापति का काल, फिर मॉडर्न काल, ये सब को अलग से ये करते हुए, फिर तुगलक का जो दरबार था उसको भी बहुत अच्छे से ये किया गया था लाइट के माध्यम से। लाइटिंग इसकी बहुत ही अच्छी थी और सेट भी बड़ा ही सिंपल, 2-3 लेयर थे और उसी पे पूरा नाटक बहुत ही कॉम्पैक्ट हमने कर दिया था। तो और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि ये जो तीनों जो साहित्यकार थे, ये लोग सिर्फ सूत्रधार का ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि बीच बीच में कैरेक्टर भी बन रहे थे। तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं जो कैरेक्टर बन रहे थे, उनके रेणु के रोल के अलावे तुगलक का रोल फणीश्वरनाथ रेणु कर रहे हैं। तो फिर अगर राजकमल चौधरी हैं तो कभी ग्रामीण बन जाते हैं, तीनों मिल के ग्रामीण बन के और वहाँ मैथिली में ये लोग बातचीत करते हैं। फिर बाबा नागार्जुन ने लक्ष्मा को देखकर कविता लिखी थी मैथिली में। वो सब ये लोग बीच बीच में कभी प्रधान सेनापति बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, छोटे छोटे रोल में। तो कम पात्रों में ही इसको करने की कोशिश की हुई थी। और आप ये छोटे छोटे जो रोल्स होते हैं, अलग से हम एक्टर उसके लिए नहीं लाए, बल्कि इन्हीं तीनों से जी अलग जितने भी कैरेक्टर थे, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे पदम सिंह बनने का हो, कभी तुगलक बन जा रहे हैं यही लोग दरबारी भी बन जा रहे हैं, यही लोग सूत्रधार भी बन जा रहे हैं। तो कभी गुरु की भूमिका में विद्यापति के जो गुरु थे बाबा नागार्जुन कभी गुरु बन जाते हैं और राजकमल चौधरी विद्यापति बन जाते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन था जी। तो बड़ा ही मतलब प्रयोगधर्मी और तरह से कहा जाए संगीत प्रधान जी और बड़ा ही पोइटिक जेस्चर जी था, इसको लेता है। तो यही था सर। संगीत में मतलब कौन सा संगीत है? में विद्यापति का जो अपना जो गायन है, जो संगीत है ना विद्यापति जी जी संगीत के साथ साथ मैंने अपने ढंग से जी उसको कुछ रिकम्पोज किया। अच्छा और कुछ हमने ये भी किया, क्या उसको बोलते हैं, जो पोएट जितने भी साहित्यकार 3 साहित्यकार थे जी इनकी रचनाओं को कंपोज किया। जी और उसके साथ साथ रचनाओं को ये दूसरे संगीत एक तरह से कह सकते हैं, लोक कलाम भी था, क्लासिक भी था। अच्छा है उसके अंदर, क्योंकि 3 कवि थे ना, तो 3 कवियों का जो अलग अलग मिजाज है, अलग अलग जो जॉनर है, जी उन जॉनर्स को देखते हुए उसको हमने कंपोज किया। विद्यापति का ओरिजिनल जो सॉन्ग था वो तो था ही, जी और उसके बाद विद्यापति को अगर नागार्जुन क्लासिकल रूप देना चाह रहे थे तो क्लासिक के स्टाइल में भी हमने बनाने की कोशिश की। एक तरह से रंग संगीत है पूरा का पूरा और बहुत होता है। तो संगीत हमारा एक पूरी तरह से कैरेक्टर की तरह है, आता है नाटक। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है कि संगीत कैरेक्टर की तरह आता है। कैरेक्टर की तरह आता है, अपना एक चरित्र उसका होता है। मतलब जी कभी जो है ये विनय है कि ये लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग को लेकर हमारे नाटकों में इस बार भी गुना का जब शो हुआ था तो लाइट नहीं किया। ये अलग अलग लेयर्स, 3 काल था, विद्यापति का काल, उसके बाद फिर वापस लाइटर लोग इस काल आधुनिक काल में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जहाँ फैंटेसी है वो सब दिखाना।
ये इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइटिंग किया था। शुरू में तो आज उन्होंने किया था, बताया था जैसा मैंने, जी बाद के शोज में उन्होंने उसको टेकओवर किया। संगीत हमारे नाटकों में चरित्र की तरह आता है और वो एक तरह से अप्लाइड म्यूजिक की तरह है। अप्लाइड म्यूजिक जिसको कह सकते हैं कि नाटक के सिचुएशन, नाटक की उपयोगिता को देखते हुए उसका इस्तेमाल, मतलब नाटक के पर्पस को सॉल्व करने के लिए संगीत। जी अलग से संगीत कोई होता नहीं है, बल्कि नाटक के अंदर ही वो उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो उसका जो डिमांड है, उसका जो सिचुएशन, उसको देख मूड है, उन सबों को देखते हुए रंग संगीत अपना काम करता है, जो एक चरित्र का रूप ले लेता है। तो संगीत जो महसूस। अच्छा सर, एक चीज़, एक सवाल है कि यहाँ पे आपको स्त्री विमर्श इस नाटक में कहीं भी दिखाई दिया? लक्ष्मा तो बहुत बड़ा आदर्श है जी महिला समाज में कि अपने पति की तलाश में वो पति को कृष्ण के रूप में देखती थी और खुद राधा के रूप में। वो जब गायब हुए राजा शिव सिंह, तो तब वो 12 साल तक विद्यापति के साथ, उनके साथ तलाश कर रही। वो अभी तुगलक की सेना ने पूरा आक्रमण कर दिया था मिथिलांचल इलाके में, जी तो वो अंडरग्राउंड हो गई थी विद्यापति के साथ और 12 साल तक तलाश करती रही अपने, और दोनों 12 साल तक एक साथ रहे। उसके बावजूद मर्यादा, जो अस्मिता और जो संबंध जो थे, उसकी गरिमा को उन लोगों ने बरकरार रखा। और एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरी महिला होती तो शायद वो भटक सकती थी जी अपने मर्यादा से, लेकिन उन्होंने उसको पालन किया जी और अंत तक अपने पति ये, और बहुत विदुषी थी। जी। उन्होंने अपने आप को रचनात्मक स्तर पर विद्यापति के साथ रहकर बहुत डेवलप किया। खुद भी वो लिखती थी कविताएं जी और कविता की समझ थी उनको, साहित्य की समझ थी। तो वो सारा कुछ एक तरह से 12 साल का जो एकांतवास था इनका, वो एक तरह से कह सकते हैं खुद को एनरिच करने का, साहित्य के दृष्टिकोण से भी उनको एक बड़ा ही ये मिला, अवसर मिला। जी बेशक वो खोज नहीं पाई, ढूंढ नहीं पाई अंत तक, वो तो उगना को की तलाश भी अंत तक नहीं, विद्यापति ढूंढते रह गए, रानी लक्ष्मण भी ढूंढते। तो इस विमर्श तो है कि कैसे एक औरत को विपत्ति के घड़ी में भी किस तरह से अपनी मर्यादा, अपने इसको आदर्श जी प्रस्तुत किया है कि एक औरत को के लिए वो आदर्श हैं। अच्छा सर, पटना में आप रंगमंच की स्थिति को कैसे देखते हैं? पटना रंगमंच, हिंदी जो पट्टी, जो पूरा काउबेल्ट एरिया है हिंदी का, उसमें पटना रंगमंच कह सकते हैं कि मुख्य धारा का जो रंगमंच है उसके समकक्ष में खड़ा है। अच्छा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन जगहों पे जो हिंदी रंगमंच हो रहा है, उसमें पटना का जो रंगमंच है इसका बहुत ही शानदार परंपरा रही है रंगमंच की। यहाँ पर सतीश आनंद से लेकर उसके पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए कौन सहाय जो एक्टर थे बड़े, सहाय जी थे जी, जो बड़े फिल्मों में भी बहुत नाम कमाया, तो वो थे। फिर सतीश आनंद से लेकर परवेज अख्तर, अरविंद रंजन दास, अनिल मुखर्जी, जिन्होंने बिहार आर्ट थिएटर की जिन्होंने स्थापना की, जी
ये सब लोग इनका अपना एक दौर रहा है और वो लोग उसी परंपरा के बाद जो फिर हम लोग आए उसी परंपरा में। और रंगमंच में इसके पहले जो रंगमंच होता था 80 के दशक तक के पहले तक, वो एक तरह से शौकिया रंगमंच कह सकते। 80 के बाद जब हम लोग NSD गए और 90 के बाद जब निकल कर वापस आए, तो शौकिया रंगमंच के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ख़त्म किया और एक प्रोफेशनल रंगमंच का कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप किया जी। कि नाटक भी एक प्रोफेशन है, नाटक को भी प्रोफेशनल तरीके से देखा जाना चाहिए, प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए और फुल टाइम जी थिएटर कैसे किया जाता है। जी क्योंकि पहले क्या था कि पहले के लोग 80 के दशक तक का जो हुआ है, नौकरी पेशा वाले लोग ज़्यादातर थे, तो वो नौकरी करते थे दिन भर, शाम को इकट्ठा होकर एक पैशन की तरह बैठते थे सब लोग और कोई नाटक उठाया, 3-3 महीने तक रिहर्सल चल रहा है, उसके बाद साल में 1 शो हुआ, 2 शो हुआ, 3 शो, एक शौकिया अपने। लेकिन हम लोगों ने फिर 90 के बाद जी लेकर और अभी तक लगातार कोशिश ये हो रही है कि कैसे इसको एक रोजगार परक भी कह सकते हैं, रोजगार एक यह भी एक हमारा काम का अधिकार है रंगमंच करना। तो जैसे ही हमने इस रूप से सोचना शुरू किया, तो फिर उसमें प्रोफेशनल ये दृष्टि जो है उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पटना का रंगमंच अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होकर बहुत सारे लोग आए जो मेरे बाद जी वह भी थिएटर कर रहे हैं। जैसे बेगूसराय में प्रवीण कुमार गुंजन हैं, रणधीर कुमार हैं, जो अभी एक नया हरिशंकर रवि नया लड़का निकला है। तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से। कहाँ पे सर ये प्रवीण कुमार रणधीर कुमार कहाँ पे? बेगूसराय का अभी तो डायरेक्टर है ये बनारस में जी जो NSD का ब्रांच है ना, उसके डायरेक्टर अभी बन गए हैं। कौन सर? प्रवीण कुमार सर। हाँ, उनसे आप बात करिएगा, जाइएगा बनारस को। ठीक है, बनारस NSD के। अच्छा, डायरेक्टर, सेंटर डायरेक्टर। तो ये सब लोग थिएटर को अपने एक नए नज़रिए से जी और राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान की बननी शुरू हुई जी, तो उसमें बिहार के 4, 5, 10, 8, 10 नाम तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम है और उनके थिएटर को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, देखा जाता है और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जी। जितना भी नेशनल इंटरनेशनल मंच है सब पे बिहार की टीम जाती है, नाटक करती है और अलग अलग तरीके के टेस्ट का नाटक होता है। और मुझे लगता है कि बिहार जो है हिंदी प्रदेश में रंगमंच को लेकर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उर्वरा है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। अच्छा सर, पूरे बिहार में रंगमंच की स्थिति पर कोई टिप्पणी आप देना चाहेंगे? अगर आपकी कोई पर्सनल टिप्पणी है, पूरे बिहार में रंगमंच की क्या स्थिति है? देखिए, रंगमंच अब हुआ यूँ कि जब से सरकारी ग्रांट जो मिलना शुरू हुआ, तो पहले संस्थाओं की कमी थी जी, कुछ ही संस्थाएं थी जो थिएटर करती थी। तो जब से ये प्रोजेक्ट आया कि एक तरह से लाभार्थी योजना है सरकार का कि गर्मियों को पैट्रोनाइज किया जाए, संस्थाएं जो हैं संस्थाओं को आर्थिक रूप से मदद दिया जाए, रंगमंडल का कॉन्सेप्ट आया, रेपर्टरी। तो संस्थाओं की भरमार हो और सैकड़ों की संख्या में संस्थाएं खुली पूरे बिहार में। और इन संस्थाओं के साथ अब प्रॉब्लम क्या होने लगा कि क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी गुणवत्ता में बहुत ही कमी है। ठीक है, जो लोग गुणवत्ता के क्वालिटेटिव थिएटर करते थे वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो संख्या बढ़ी संस्थाओं की और नाटकों की संख्या बढ़ी करने वालों की,
तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन तो आया, लेकिन गुणात्मक नहीं, संख्यात्मक संख्या बढ़ी, बहुत रंगकर्मी से जुड़े, सारे नौजवान बड़े ढेर सारे युवा लोग इससे जुड़े, लेकिन गुणवत्ता के दृष्टि से जी वो नहीं हुआ, संख्या बढ़ी। तो ये एक बिहार रंगमंच में इधर 10 वर्षों में मैंने देखा है कि ये स्थितियाँ आई। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो कर रहे करते हैं। ही थे, लेकिन जो लोग और लोग की संख्या जो बढ़ी, युवा रंगकर्मी जो है, उनमें वो प्रेजेंस की थोड़ी कमी हुई है। वो सब वो तुरंत क्या उसको बोलते हैं कि तुरंत ही हम 2-4 साल 5 साल में इस्टेब्लिश होकर हर आदमी डायरेक्टर बनना शुरू हुआ। अभिनेताओं से ज़्यादा डायरेक्टर यहाँ आ गए, हर संस्था में एक डायरेक्टर आ गया। तो डायरेक्टर के पास न कोई प्रशिक्षण न कुछ, तो स्वतः प्रशिक्षित होकर वो प्ले करना शुरू। तो ऐसी स्थिति में मेरा भी ये मानना है कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं है। इस तरह के थिएटर का वही थिएटर टिकेगा जो प्रशिक्षित होकर प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उन सबों को देखते हुए और फिर वो अपना एक थिएटर की कल्पना करेगा। तो वो थिएटर ज़्यादा दिनों तक चलता है, टिकता है। आज थोड़ी उसकी कमी हो गई कि संख्या बढ़ी, गुणवत्ता में बढ़ोतरी नहीं। जी अच्छा सर, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला ये कि जैसे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व थिएटर पे ज़्यादा रहा है, निर्देशक भी पुरुष ज़्यादा रहे हैं, तो एक मनोवृत्ति, एक सोच, नज़रिया रंगमंच में पुरुषवादी ज़्यादा रहा है। तो जो स्त्री जो निर्देशिकाएं आई हैं, उनके आने से जो विषय वस्तु जो मंचन में प्रस्तुत किया जाता था, उस प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क पड़ा है, और जो एक कमी थी एक स्त्री के आने से, स्त्री के पूर्व जो कमी थी उसके स्त्री निर्देशिका के आने से किन किन चीज़ों में फ़र्क पड़ा है? नाटक का जो इसका जो एक तरह से आदिम जो इसका जो चरित्र रहा है वो पुरुष प्रधान ही रहा है, क्योंकि महिलाएं थी नहीं, महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही करते थे। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये लगातार, चाहे हमारे क्लासिक नाटकों में हो, चाहे लोक नाटकों में हो, ज़्यादातर रहा। आप देखिए 1857 के बाद जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन सब शुरू हुआ, तब भी महिलाओं की भागीदारी कम रही। और आज़ादी के बाद फिर जब एजुकेशन हुआ, संविधान लागू हुआ, ये सब अधिकार की बात हुई, लोगों में एजुकेशन आया, बड़ा तो लड़कियाँ भी आने लगी इस क्षेत्र में, और जो पुरुष जो महिला की भूमिका करते थे अब उसकी जगह पर महिलाओं ने ले लिया, और महिलाएँ खुद मतलब महिला का चरित्र महिला करेगी। और जब सिनेमा आया, उसमें भी सिनेमा में भी एक ज़माने में पुरुष ही महिलाओं का रोल किया करते थे जी। शुरुआती दौर की फिल्में आते थे, तो वो सब जो था, मतलब रंगमंच को तो एक अल्पसंख्यक कला माना गया है ना, और एक तरह से कहा कि भांडों और विरासियों और इनकी कला है, इनके बारे में शूद्र लोगों की कला है, पंचम इसलिए अलग से बना, तो एक तरह से उपेक्षित कला भी रहा है। लेकिन धीरे धीरे विजात वर्ग के लोग भी आए और पढ़े लिखे लोग भी आए, जो दिल्ली भौतिक स्तर के भी लोग आए, तो महिलाओं की संख्या आई और अभिनय करने लगी। अभिनय करने के साथ साथ महिलाएं अब निर्देशन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने लगी, क्योंकि हर फील्ड में महिलाओं ने काम करना शुरू किया। इस तरह से रंगमंच में भी उन्होंने अपने आप को बतौर निर्देशिका आई, तो नए कंटेंट के साथ आई, और अब तो बाकायदा वो कहने लगे फेमिनिस्ट थिएटर जी। यह भी एक आज के दौर में महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हाँ मैं फेमिनिस्ट थिएटर हूँ। महिलाओं के मुद्दे, उनका जो डिस्कोर्स है, उसको लेकर वो काम कर नहीं है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो अपना पैट्रिकल समाज था जी, सत्तात्मक सत्ता नहीं है, वो हमेशा उस तरह का मेल डोमिनेटेड जो नज़रिया था, उसी को लेकर कला में
लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन महिलाओं के आने ऐसा नहीं था कि जब पुरुष कर रहे तो महिला विमर्श नहीं था। अब एक तरह से आप देखें ना, सारे जो क्लासिक और बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए वो सब तो महिलाओं पर ही केंद्रित थे। जितने भी युद्ध हुए सब महिला केंद्र में रहे हुए। महाभारत के केंद्र में महिला है, रामायण के केंद्र में महिला है, और महिलाओं को लेकर पुरुष ने हमेशा उनके आत्मसम्मान की रक्षा की है, उनके नारित्व को उनको सम्मान दिया है जी तो लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो जब महिला आई और अपना हक अपना आरक्षण उनको मिलना शुरू हुआ, अधिकार की बात होने लगी, तो उन्होंने इसको ये कहा कि हम कोई खैरात नहीं ले रहे हैं आपसे, और ना आप हम पर कोई ये कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, बल्कि हमारा अधिकार है। इस तरह से आपका अधिकार है जितना उतना ही अधिकार हमारा भी है, और हम अपने संघर्ष के लिए अपने एक नज़रिया अलग रखते हैं। और महिला बहुत सारी महिलावादी निर्देशिकाएँ हमारे यहाँ, आप जी जी अनामिका हक्सर से लेकर, जी अनामिका हक्सर एक बहुत बड़ा नाम है रंगमंच की दुनिया में, जो जी सर जिन्होंने एक अलग तरीके का डिस्कोर्स खड़ा किया थिएटर में। अभी रोबिता गोगोई है असम में, जी वो भी एक महिलावादी थिएटर करती है, बढ़िया थिएटर करती है। निवेदिता गोगोई, निवेदिता गोगोई, रोबीजीता रोबी रोवी रोबीजीता गोगोई गोगोई इस तरीके का उनका थिएटर है। जी और इसी प्रकार से ये और महिला निर्देशिकाओं में सबसे बड़ा नाम हाँ ये है चंडीगढ़ की जो महिला नीलम मानसिंह, जी ये बड़ी निर्देशिका हैं। कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, जी जी त्रिपुरारी शर्मा जो डेथ कर गई, इन लोगों ने महिला इश्यूज को लेकर काफ़ी काम किया। उषा गांधी उधर थी, वो कर रही थी, बड़े बड़े नाम यहाँ बिहार में। एक रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब बजाना मत बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है इधर। तो चाय के लिए बोल दिए थे अलग अलग क्षेत्र में, साउथ में भी ढेर सारी महिलाएं होंगी। जयश्री बी जयश्री बड़ा डायरेक्टर है, हिंदी मतलब कर्नाटक में। जी आप रेफरेंस के नाम पे डाल दीजिए। जी 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 वी जयश्री उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है महिलाओं को, मतलब महिलाओं को लेकर नहीं, मतलब थिएटर में एज डायरेक्टर। आंटी जी और भी कुछ नाम हैं अलग अलग। मराठी में विजया मेहता, अरे बहुत बड़ा नाम है। अगर बहुत सारे नाटक किए जिसमें कि अपना नज़रिया, नादिरा हो गई जी